प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। देखिए, स्वतंत्र भारत की राजनीति में हम आज अध्याय 4 है भारत के विदेशी संबंध। इस अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चौथा पाठ है भारत के विदेशी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इस पाठ के अंतर्गत चर्चा की गई है, क्योंकि भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था और ऐसी स्थिति में आज़ादी के समय पर ही यहाँ विभिन्न प्रकार से जो परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों में हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो स्तर तय हुए, उनमें भारत की एक चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ रही है, क्योंकि दुनिया में महायुद्धों की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण के प्रभुत्व था। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशों की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नुमाइंद हो रहे थे। ऐसी स्थिति में नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई के कार्य अपनाने ये काफ़ी दोहरी चुनौती थी। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद में भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें से हम उन सारे सरोकारों को झलक पाते हैं और वैश्विक स्तर पर इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी, जो अंग्रेजी सरकार इनके पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ करके गई थी, जिसी के तहत यहाँ विभिन्न प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू हुई और भारत ने अपनी जो विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने तथा अपनी सुरक्षा सुरक्षित करने का जो लक्ष्य सामने रखा, इस लक्ष्य के द्वारा ही नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमें सुनाई भी देती है। जिस तरह किसी एक व्यक्ति या परिवार के व्यवहार के अंतर्गत यहाँ विभिन्न प्रकार से बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है, जिसके तहत विदेश नीति पर विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकार को पूरा करने के लिए ज़रूरी संसाधनों का अभाव होता है और ये संसाधन की कमी के परिणाम स्वरूप वो बड़े चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम कर विकास होता रहे। इसी के आधार पर विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं और उन्हीं की निर्भरता उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई। उन्होंने उन देशों से उन्हें अनुदान और कर्जा मिला। इसी वजह से विभिन्न देश दो खेमों में बट गया। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संग्रह
और इसको आप समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ उसी किताब में आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा था और शीत युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के संदर्भ में पूरी तरह से कैसे बदला, उन्हीं परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ था और यहाँ भारत अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, जिसी के परिणाम स्वरूप यहाँ संसार में विभिन्न प्रकार से अपनी स्थितियों को उभार लाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति कैसे कायम की, गुटनिरपेक्षता को कैसे सरोकार किया, जिसमें भारत राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को एक स्वतंत्र घटना नहीं थी। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष के तहत हमारे भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उनसे भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिषद जो मुक्ति संग्राम चला रहे थे नेताओं के संपर्क में आए और उन्हीं के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर विभिन्न प्रकार से अपनी स्थिति को कायम करने और उनके आधार को यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारत ने अपने स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारत के जो विदेशी संबंध थे उनसे भारतीयों ने जो संपर्क बनाए थे उन्हीं को आधार रख करके किसी राष्ट्र की विदेश नीति को संभावित किया। और किसी देश की जो विदेश नीति है उसमें अंदरूनी और बाहरी सरोकार की झलक मिलती है और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उद्दांत विचारों में प्रेरित था उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल इसमें आज़ादी हासिल हुई और शीत युद्ध का दौर भी शुरू हुआ। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में हमने इस बात को पहले पढ़ा भी है। शीत युद्ध के दौर में दुनिया जब दो खेमों में बटी तो एक खेमा जो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ था और दोनों के बीच में राजनीतिक और सैनिक टकराव भी जारी थे। ऐसी स्थिति में चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के दौर से ही प्रारंभ हुई थी। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। फिर भी इसमें उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के साथ साथ वे विदेश मंत्री भी थे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की, उसको क्रियान्वित किया। और नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अर्थात 3 कौन कौन से उनके मुख्य कार्य थे? एक तो उनकी कठिन संघर्ष से जो हमने आज़ादी प्राप्त की है, इस संप्रभुता को बनाए रखना, एक इसके साथ साथ क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। इन्हीं उद्देश्यों को आधार रख करके गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। और उस समय देशों में ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की इमारत के रूप में सोचने वाली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल थे और साम्यवाद की विरोध कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी और भारत की अपनी विदेश नीति
अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका हासिल की और उसी ने के आधार पर संसार में जो दो खेमे बने हुए थे उन दो खेमों से दूरी बनाए रखना हमारा मुख्य आधार रखा। खेमों में आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का जो सपना था और उसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का जो पालन किया, उससे भारत के लिए शीत युद्ध के उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी तथा शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका सोवियत संघ की अगुवाई करने वाले सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था और जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध के समय जो अमेरिका ने अटलांटिक संधि संगठन और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक जो संधि संगठन बनाए थे, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना आदर्श माना और संतुलन साधनों की एक कठिन कोशिश थी। फिर भी कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सच पाता था। ऐसी स्थिति में 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इन नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की और उसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। तो ऐसी स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्रता रवैया अपनाया और भारत विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने लगा था तथा पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया था। इसी वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिका संबंधों में कुछ खटास भी पैदा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ खटास पैदा होने के कारण विकासशील गुटनिरपेक्षता में इन भारत संबंधों को जो हमने भारत के नियोजन और आर्थिक विकास की रणनीति में अपनाए थे, इसी नीति के जोर आयात कम करने पर था और संसाधन आधार तैयार करने पर पूरा जोर दिया गया। और इसी के तहत फिर हमारा अगला बिंदु है चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन के साथ शांति और संघर्ष से पहले हम एक बिंदु और छोटी सी चर्चा करें कि एफ्रो एशियाई एकता, इसके अंतर्गत क्या है। अब भारत के आकार, अवस्थित और शक्ति संचालन को मापकर नेहरू ने विश्व में खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा और इसी दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया और 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता के शुरुआत की और 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन रिलायंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला, जिसके बाद में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए और इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। भारत ने 1949 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जो संकीर्ण आज़ाद की ऐसी स्थिति पर 1955 में एक बांगडू में एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया और जिसको बांगडू सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और अफ्रीका और एशिया के इन नव स्वतंत्र देशों ने भारत में संपर्क में जुड़े और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ बांगडू सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड नामक जगह पर हुआ और उसमें काफ़ी बहुत कुछ अपनी भारत ने भूमिका निभाई। सद में ना
प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय दौसा। देखिए, स्वतंत्र भारत के राजनीति में हम आज अध्याय 4 है भारत के विदेशी संबंध। इस अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चौथा पाठ है भारत के विदेशी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इस पाठ के अंतर्गत चर्चा की गई है, क्योंकि भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था और ऐसी स्थिति में आज़ादी के समय पर ही यहाँ विभिन्न प्रकार से जो परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों में हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो स्तर तय हुए, उनमें भारत की एक चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ रही है, क्योंकि दुनिया में महायुद्धों की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण के प्रभुत्व था। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशों की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नुमाइंद हो रहे थे। ऐसी स्थिति में नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई के कार्य अपनाने ये काफ़ी दोहरी चुनौती थी। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद में भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें से हम उन सारे सरोकारों को झलक पाते हैं और वैश्विक स्तर पर इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी, जो अंग्रेजी सरकार इनके पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ करके गई थी, जिसी के तहत यहाँ विभिन्न प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू हुई और भारत ने अपनी जो विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने तथा अपनी सुरक्षा सुरक्षित करने का जो लक्ष्य सामने रखा, इस लक्ष्य के द्वारा ही नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमें सुनाई भी देती है। जिस तरह किसी एक व्यक्ति या परिवार के व्यवहार के अंतर्गत यहाँ विभिन्न प्रकार से बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है, जिसके तहत विदेश नीति पर विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकार को पूरा करने के लिए ज़रूरी संसाधनों का अभाव होता है और ये संसाधन की कमी के परिणाम स्वरूप वो बड़े चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम कर विकास होता रहे। इसी के आधार पर विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं और उन्हीं की निर्भरता उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई। उन्होंने उन देशों से उन्हें अनुदान और कर्जा मिला। इसी वजह से विभिन्न देश दो खेमों में बट गया। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संग्रह और
इसको आप समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ उसी किताब में आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा था और शीत युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पूरी तरह से कैसे बदला, उन्हीं परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ था और यहाँ भारत अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, जिसी के परिणाम स्वरूप यहाँ संसार में विभिन्न प्रकार से अपनी स्थितियों को उभार लाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति कैसे कायम की, गुटनिरपेक्षता को कैसे सरोकार किया, जिसमें भारत राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को एक स्वतंत्र घटना नहीं थी। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष के तहत हमारे भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उनसे भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिषद जो मुक्ति संग्राम चला रहे थे नेताओं के संपर्क में आए और उन्हीं के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर विभिन्न प्रकार से अपनी स्थिति को कायम करने और उनके आधार को यथास्थिति बनाए रखने के लिए भारत ने अपने स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारत के जो विदेशी संबंध थे उनसे भारतीयों ने जो संपर्क बनाए थे उन्हीं को आधार रख करके किसी राष्ट्र की विदेश नीति को संभावित किया। और किसी देश की जो विदेश नीति है उसमें अंदरूनी और बाहरी सरोकार की झलक मिलती है और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उद्दांत विचारों में प्रेरित था उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल इसमें आज़ादी हासिल हुई और शीत युद्ध का दौर भी शुरू हुआ। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में हमने इस बात को पहले पढ़ा भी है। शीत युद्ध के दौर में दुनिया जब दो खेमों में बटी तो एक खेमा जो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ था और दोनों के बीच में राजनीतिक और सैनिक टकराव भी जारी थे। ऐसी स्थिति में चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के दौर से ही प्रारंभ हुई थी। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। फिर भी इसमें उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के साथ साथ वे विदेश मंत्री भी थे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की, उसको क्रियान्वित किया। और नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अर्थात 3 कौन कौन से उनके मुख्य कार्य थे? एक तो उनकी कठिन संघर्ष से जो हमने आज़ादी प्राप्त की है, इस संप्रभुता को बनाए रखना, एक इसके साथ साथ क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। इन्हीं उद्देश्यों को आधार रख करके गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। और उस समय देशों में ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की इमारत के रूप में सोचने वाली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल थे और साम्यवाद की विरोध कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी और भारत की अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए।
ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका हासिल की और उसी ने के आधार पर संसार में जो दो खेमे बने हुए थे उन दो खेमों से दूरी बनाए रखना हमारा मुख्य आधार रखा। खेमों में आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का जो सपना था और उसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का जो पालन किया, उससे भारत के लिए शीत युद्ध के उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी तथा शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका सोवियत संघ की अगुवाई करने वाले सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था और जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध के समय जो अमेरिका ने अटलांटिक संधि संगठन और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक जो संधि संगठन बनाए थे, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना आदर्श माना और संतुलन साधनों की एक कठिन कोशिश थी। फिर भी कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सच पाता था। ऐसी स्थिति में 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इन नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की और उसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ की इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। तो ऐसी स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्रता रवैया अपनाया और भारत विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने लगा था तथा पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया था। इसी वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिका संबंधों में कुछ खटास भी पैदा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ खटास पैदा होने के कारण विकासशील गुटनिरपेक्षता में इन भारत संबंधों को जो हमने भारत के नियोजन और आर्थिक विकास की रणनीति में अपनाए थे, इसी नीति के जोर आयात कम करने पर था और संसाधन आधार तैयार करने पर पूरा जोर दिया गया। और इसी के तहत फिर हमारा अगला बिंदु है चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन के साथ शांति और संघर्ष से पहले हम एक बिंदु और छोटी सी चर्चा करें कि एफ्रो एशियाई एकता इसके अंतर्गत क्या है। अब भारत के आकार, अवस्थित और शक्ति संचालन को मापकर नेहरू ने विश्व में खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा और इसी दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाया और 1950 के दशक में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता के शुरुआत की और 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन रिलायंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला, जिसके बाद में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए और इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। भारत ने 1949 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जो संकीर्ण आज़ाद की ऐसी स्थिति पर 1955 में एक बांगडू में एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया और जिसको बांगडू सम्मेलन के नाम से जानते हैं और अफ्रीका और एशिया के इन नव स्वतंत्र देशों ने भारत में संपर्क में जुड़े और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ बांगडू सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड नामक जगह पर हुआ और उसमें काफ़ी बहुत कुछ अपनी भारत ने भूमिका निभाई।